हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। तो हम लोग के इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आपको कुछ बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के रिलेटेड जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों के, उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि लॉन्ग के रिगार्डिंग आपको पूछे जा सकते हैं। तो बाकी आप ऑब्जेक्टिव कहीं से कर रहे होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ को सुविधा मिल रही है आप वहाँ जाके करो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप आगे जाओगे तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जैसे डॉक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अच्छे वाले एमबीबीएस डॉक्टर और एक होते हैं झोला छाप, है ना। बाकी आप उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं, अगर झोला छाप के डॉक्टर से आप इलाज करवाते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स को आपको बाद में मालूम होता है कि हाँ क्या हो गया, इनसे हम क्यों करवाए इलाज, ठीक है। और बाकी आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हो क्योंकि उनके पास नॉलेज ज़्यादा रहता है, उनका एक बैकग्राउंड रहता है कि हाँ बड़े नामी डॉक्टर है, वो अच्छे से करेंगे इलाज, तो ऐसा रहता है ना। तो आप समझ गए होंगे बातों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग का ये जो पीडीएफ दिया गया है, बहुत सारे आपने क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे जो आपको 10 क्वेश्चन हैं, तो जो आप लोग के खाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और अंत तक बने रहना है, क्लियर। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं फसल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बहुतों बार आ चुका है, बहुतों मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, सेंटअप एग्जाम में पूछे गए और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए। तो आप इसको कैसे जानना है, आपको इंग्लिश में भी बता दिया गया, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी क्वेश्चन है। तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पे अच्छे से बने रहेंगे और पूरे लास्ट तक देखेंगे इसको, ठीक है। और बाकी इसकी नोट्स की बात करें तो वो आपको मिल जाएंगे, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो अब पहला है क्वेश्चन कि फसल किसे कहते हैं और जीवन चक्र के आधार पे फसल का वर्गीकरण कीजिए। इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज क्रॉप, क्लासिफाई द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। सब जान गए हो कि हाँ सर ये तो पता है मुझे, है ना। तो अब देखो क्या है कि इसका उत्तर देखो, ठीक है, आपको दे दिया गया यहाँ पे कि फसल पौधे का वैसा समूह जिसको मनुष्य अपने जीवन की निर्वाह करने के लिए तथा अर्थव्यवस्था के लिए उगाता है। फसल किस लिए उगाते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए। आप समझ के भी बना लो, ये मैं नहीं कहता कि जो अब मैं बता रहा हूं वही आप जाके लिख दोगे, नहीं, अपने मन से पढ़ो। मैं बता तो रहा हूं कि फसल किसे कहते हैं, अपने मन में सोचो कि मेरे जो पापा हैं, मेरे जो चाचा हैं, वो फसल क्यों उगाते हैं, जीवन उपार्जन के लिए, है ना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो अपने मन से भी बना सकते हो कि फसल पौधों का ऐसा समूह है जिसको मनुष्य अपने जीवन की निर्वाह करने के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए उगाता है, उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल जो है वो मनुष्य को भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, लकड़ी, मसाला, फल, सब्जी इत्यादि प्रदान करती है। साथ ही पशु के लिए जो चारा होती है, जो पक्षियों के लिए अन्न होते हैं, वो आदि भी प्रदान करती है। तो ये हो गए उदाहरण, मतलब परिभाषा हो गए। तो फसल किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया। अब क्या है कि स्टेप वाइज मार्किंग करता है बोर्ड एग्जाम, स्टेप वाइज मार्किंग करता है। तो उस प्रकार से अगर आप इतना भी लिख देते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, क्लियर। लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके आगे भी क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से पूरा लिखना है ना। तो उसके आगे क्या है कि जीवन चक्र के आधार पर फसल का वर्गीकरण करते हैं। तो चलो करते हैं हम लोग कि पहला क्या है, एक वर्षीय एनुअल क्रॉप, ठीक है। देखो हिंदी में भी है, इंग्लिश में है। एक वर्षीय क्रॉप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनुअल क्रॉप कहते हैं। इस वर्ग की फसल जो होती है वो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या उससे कम वर्ष में पूरा करती है। क्लियर हो गया होगा, 1 वर्ष किसे कहते हैं, एक वर्षीय फसल किसे कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, उदाहरण क्या है, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि, क्लियर। अब देखो द्विवर्षीय फसल यानी बाइनियल्स, ठीक है, ये हो गया द्विवर्षीय फसल। इसमें क्या है कि जो वैसा फसल जो प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करता है और दूसरे वर्ष में पौधे में जो फल होते हैं, जो बीज होते हैं वो तैयार करते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से ये अपना जीवन चक्र 2 साल में पूरा करते हैं, क्लियर। जैसे क्या हो गए, चुकंदर हो गए, ठीक है। उसके बाद है बहुवर्षीय फसल, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरिनियल्स, ठीक है। तो इस वर्ग में क्या होता है कि फसल चक्र जो भी होता है वो 3 मतलब 2 वर्ष से ज्यादा हो जाता है, इसलिए बहुवर्षीय, ठीक है। केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे क्या होता है बहु, क्या होता है पॉलिनोमियल्स, मैथ में पढ़ चुके होंगे, तो इसको ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, है ना, क्वेश्चन पर ऑब्जेक्टिव कहीं से कर रहे होंगे, क्लियर ना। तो काफी अच्छा है, आप लोग के बहुत ज्यादा रिवाइज भी हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर ईयर जो होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर ईयर जो कृषि वर्ष होता है वो कब से शुरू होता है, कब से शुरू होता है, एग्रीकल्चर ईयर जो है वो कब से शुरू होता है, कब से होता है,
वो जून जुलाई से होता है, क्योंकि हम लोग का जो कैलेंडर है वो तो कब से शुरू होता है, जनवरी फरवरी से ऐसे शुरू होता है ना। लेकिन एग्रीकल्चर का जो कैलेंडर है, एग्रीकल्चर जो कैलेंडर है वो कब से शुरू होता है, तो वो जून जुलाई से शुरू होता है। क्लियर। तो बहुवर्षीय के बारे में बात कर चुके हैं कि इस वर्ष की फसलें अपना जीवन चक्र 2 साल या इससे अधिक समय में पूरा करता है, और ये क्या होता है, अनेकों वर्षों तक जीवित रहता है। क्लियर ना। अब देखो, अब आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है कि संरक्षित खेती क्या है? फूलों की औषधीय तथा सुगंधीय पौधे की संरक्षित खेती में मुख्य लाभ का वर्णन करें। लाभ पूछ रहा है संरक्षित खेती का, जो फूलों की औषधीय तथा सुगंधीय पौधे होते हैं उसकी संरक्षण का। क्लियर। अब देखो, इसमें आपने जो संरक्षित खेती है इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी और प्रोटेक्टेड फार्मिंग भी, ठीक है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर भी। क्लियर ना। अब देखो, संरक्षित खेती किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देना है। तो परिभाषा क्या देना है कि फसल का उत्पादन जैविक या अजैविक कारकों से बचाते हुए, यानी सुरक्षा प्रदान करते हुए, तभी तो संरक्षित क्या होता है, संरक्षण मतलब बचाना। ठीक है। तो जो भी फसल का उत्पादन जो होगी वो जैविक या अजैविक जो कारक होते हैं उनसे बचाना, ठीक है, करते हुए जब खेती करते हैं तो उसे संरक्षित खेती कहते हैं। क्लियर हो गया। इस विधि में पौधों का उचित जो विकास, उचित प्रकाश होता है, तापमान होती है, आर्द्रता होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो उचित वायु प्रवाह जो होती है वो आदि प्रदान करवाते हैं। ठीक है। और जो पौधे के जो विपरीत परिस्थितियां होती है उससे भी हम बचाते हैं। बचाने की क्रिया को ही हम लोग यहाँ पे संरक्षित मतलब खेती कहते हैं, कृषि कहते हैं। तो आप ये दिमाग में रखना कि 2 नंबर में भी आते हैं क्वेश्चन। क्लियर ना। 2 नंबर में भी आते हैं क्वेश्चन। क्या आते हैं क्वेश्चन कि संरक्षित खेती किसे कहते हैं, संरक्षित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो आप इतना भी बोल दोगे, आप सीधा ये दिमाग में रखो कि संरक्षित कृषि जो होती है, संरक्षित खेती जो होती है ना, वो किस कारण से है, संरक्षण मतलब बचाने के कारण से। उसके बाद अपने मन से बना दो, है ना। आप इतने तो जानते ही होंगे कि हम लोग जब संरक्षण करते हैं तो वो बचाने की कार्य होती है। तो जब हम किसी फसल को, ठीक है, किसी पौधे को किसी और कारकों से, मीन्स कारक क्या है, सिर्फ 2 ही कारक तो हैं, एक जैव और अजैविक, है ना। तो उसी 2 कारकों से बचाने की क्रिया को, बचाने के कारण से जो हम लोग खेती करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षित खेती कहते हैं। क्लियर। अब देखो इसके लाभ के बारे में, देखते हैं। तो देखो, आप मेन एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टेड फार्मिंग और कंजर्वेशन फार्मिंग ऑन मेडिकल एंड एरोमेटिक। अब देखो, मेडिसिनल क्रॉप किसे कहते हैं, मतलब मेडिसिनल क्रॉप क्या होती है, 1-2 उदाहरण बता दो। फिर जो सुगंधीय पौधे होते हैं 1-2 उदाहरण बता दो। हॉर्टिकल्चर तो पढ़े होगे आप लोग, है ना, तो वो आप बता दो मुझे नीचे कमेंट में, हमको चाहिए ये, ठीक है। 2-2 उदाहरण बता दो ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आप लोग के ऑब्जेक्टिव बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत। क्लियर। अब देखो, मेन एडवांटेज की बात कर रहे हैं, मतलब लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला क्या लाभ है कि उच्च गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त करने के लिए जो मौसमी जो फसल होती है। क्लियर। अब देखो, मौसमी फसल क्या, मौसम मतलब कृषि के आधार पे फसल को, मतलब मौसम के आधार पे कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। क्लियर। कौन कौन से, तो खरीफ, रबी और जायद। अब बता दो आप, जायद की जो बुआई होती है, जायद फसल की बुआई होती है वो किस ईयर में होती है, नीचे कमेंट चाहिए हम लोग को इस सब का। क्लियर। अब देखो, उसके बाद है अधिक लाभ के लिए लंबी अवधि या बेमौसमी फसलों का उत्पादन संभव है। ठीक है। उसके बाद मुख्य जैविक और अजैविक कारकों के फसल की सुरक्षा, खुले खेतों की अपेक्षा 4 से 8 गुना अधिक उत्पादकता, फिर विभिन्न प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी एवं कारगर, ठीक है, कारगर जो साबित होगी उसके लिए लाभ है हम लोग का। फिर संरक्षित उत्पादन प्रौद्योगिकी में अधिक रोजगार सृजन की संभावना, और क्या है कि संसाधनों का पूर्ण जो सदुपयोग होगा वो इस सबसे लाभ होता है संरक्षित कृषि करने से, संरक्षित खेती करने से। ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ है, तो वो भी आप लिख सकते हो, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप ये जो लिखा हुआ है आप वही जाके आप नोट करो, ऐसा नहीं है, आप वही याद करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके जो मन में आ रहे वो आप याद रखो, बट हाँ इस प्रकार से मैं आपको तर्क दिया हूँ, ठीक है, हिंट दिया हूँ, तो आप लिख सकते हो। बाकी अगर इसकी नोट्स की बात करें तो आपको
प्ले स्टोर पे जाना है, शिवा क्लासेज ऐप को सर्च करना है, ठीक है, वहाँ पे इंस्टॉल करना है और अपना साइन इन करना है। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें अभी सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है। जब आप देखोगे कि नोट्स कैसा है तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो उसको आप एक बार जरूर जाके देख लेना एक बार और उसको स्मरण कर लेना, मीन्स याद कर लेना उसको। क्लियर। अब देखो उसके बाद खुले खेतों में ये सारे हो ही गए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खरपतवारों से फसलों के होने वाले हानि का वर्णन करें। अब देखो खरपतवार से फसलों के हानि क्या क्या होते हैं। अब देखो खरपतवार अगर हम लोग ने जैसे खेत में उगा हुआ है, ठीक है, उससे हम लोग का क्या हानि होने वाला है, तो उपज में कमी हो जाएगी। क्लियर, उपज में कमी हो जाएगी और जो क्षेत्रफल होगी वो घट जाएगी, क्योंकि पूरे क्षेत्र में तो खरपतवार ही है, तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो फसलों के बीज अंकुरन जो होती है उसमें कमी आ सकती है। जो मनुष्य तथा जो पशु के स्वास्थ्य होते हैं उसमें भी हानि आ सकती है। फसल के गुण के ह्रास हो सकते हैं, नमी का ह्रास हो सकता है, क्योंकि जो खरपतवार अगर लगे हुए हैं तो वो भी थोड़ा नाइट्रोजन, थोड़ा जल वो भी ग्रहण करेंगे, तो इससे क्या होगा कि नमी का ह्रास होगा, उत्पादकता कम हो जाएगी खरपतवार से, ठीक है। और इसको हटा लेना ही अच्छा होता है हम लोग के लिए। क्लियर। उसके बाद पशु उत्पादन के गुणों में ह्रास होगा, मजदूरी जो होगी उसमें भी ज़्यादा हटाना तो है ही, क्योंकि फसल हमको आगे लगाना है, तो उसमें भी हमको ज़्यादा व्यय लग सकते हैं और भूमि के मूल्य में कमी हो जाएगी। आप पहले ही देख लोगे कि यहाँ तो बहुत ही खरपतवार है, इसमें फसल क्यों करेंगे, तो यहीं पे उसका मूल्य जो होता है, जो दाम होता है वो घट जाता है, ठीक है। अब देखो जलाक्रांत मृदा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलाक्रांत मृदा क्या है, जलाक्रांत के प्रकारों का वर्णन करें। अब देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ हम लोग का एक ही काम नहीं है, हम लोग को बैच पे भी क्लास लेनी होती है, ठीक है, क्योंकि अभी 11th का चल रहा है। 11th में बहुत अच्छे मेरे स्टूडेंट हैं, वो आगे जाके बहुत अच्छे करने वाले हैं, है ना। तो क्योंकि उनको कुछ इस प्रकार का कंटेंट ही दिया जाता है कि मुझे उन पे गर्व है कि हाँ वो इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो वो बहुत अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं, बहुत अच्छे कॉलेज उनको मिल सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि ये जो शिवा क्लासेज है वो मैं आपको थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बताना जरूरी होता है आप लोग को। क्योंकि देखो शिवा क्लासेज ये है कि एक आपको कंप्लीट पैकेज देता है, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं यहाँ टीचर, एक टॉपिक एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। अगर वो टॉपिक अच्छे हैं, जैसे आप अगर आपके छोटे भाई होंगे 12th में जा रहे होंगे या आप किसी के चहेते होंगे, अगर वो 12th में जा रहे हैं तो एक बार जरूर आप मौका देंगे हमें कि हाँ उस बच्चे को पढ़ा सके, उन बच्चों को थोड़ा इंस्पायर कर सके हम लोग, है ना। तो एक बार आपको शिवा क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें डेमो बैच है, अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो हम लोग की तरफ से कॉल चली जाती है, आप लोग के लिए इतनी सहायता है हम लोग के लिए, है ना। तो उसके बाद आपको कॉल चले जाएंगे तो आपको सारे डिटेल्स बता देंगे क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। बाकी हम लोग का 14 फरवरी से बैच शुरू होने वाला है 12th का। क्लियर। अगर आप जानते हो किसी ऐसे स्टूडेंट का जो 12th में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और 12th में ही नहीं, क्योंकि हम लोग 12th के साथ साथ BCC का भी प्रिपरेशन करवाते हैं, जो कि आपको इसके बाद जस्ट आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के बाद आप लोग 12th के हो देख रहे हो वो आपको भी फॉर्म फिल करना है ना। और BCC का मैं वादा करता हूँ कि बिहार का एकमात्र ऐसा चैनल होने वाला है जो आपको BCC के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपके सामने रखेगा, है ना। कुछ ऐसे कमांडोज हमारे तैयार हो रहे हैं अभी से, अभी 11th में है, लेकिन आप लोग से ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं वो, है ना। तो बात वही हुई कि डॉक्टर झोला छाप रहे या MBBS वाला रहे, समझ गए ना। तो वही है कि अगर झोला छाप के पास जाओगे तो बस 2 दिन में ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा साइड इफेक्ट्स पता नहीं, फिर से मालिक अहे छिए सरकार तनी कुछ करियो, फिर दवाई लिख दियो पैरासीटामोल, यह होगा। क्लियर ना। अगर आप MBBS के पास जाओगे तो एक बार ही ज़्यादा डोज मिलेगा, ज़्यादा रुपया लगेगा, ज़्यादा डोज मिलेगा, तो उस प्रकार से इलाज भी होगा, आपको 1 साल तक कुछ नहीं करना होगा, बाकी फ्यूचर भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर छोटी मोटी चोट है तो वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप झोला वाले डॉक्टर से अच्छे आप MBBS वाले डॉक्टर के पास जाओ, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो ये जलाक्रांत मृदा की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे शिवा क्लासेज के बारे में, एक कंप्लीट सॉल्यूशन, हम लोग का टैगलाइन ही है
ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। आपको यहाँ 11th से लेके 12th के बोर्ड एग्जाम तक, उसके बाद भी नहीं रुकते हैं हम लोग इसके बाद भी बीसीसी का प्रिपरेशन करवाते हैं, आईसीआर का जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसकी तैयारी करवाते हैं। उसके बाद आपको वहां भी नहीं रोकेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, अगर नहीं भी होता है, तो आपको जो भी सजेशन लेनी है हम लोगों से, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएंगे, जो भी आपके फैकल्टी आएंगे, जो भी आपके ट्यूटर आएंगे आपके समक्ष, वो सारे इस सब से गुजर चुके होंगे। इसलिए तो बोला कि एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और हम लोग में वो क्षमता है ना, क्योंकि जितने भी टीचर आएंगे, जितने भी आपके ट्यूटर आएंगे, वो सारे इस सब से गुजर चुके हैं। तो जो हालातों को पहचान चुका है वो क्यों ना आपको अच्छे से सलाह देंगे। अगर हम लोगों से जो फेल हो चुकी है, जो हम लोगों ने भूल की है, वो आपको कमी वो महसूस नहीं होने देंगे। तो अच्छा है कि आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओ। क्लियर। अब देखो जलाक्रांत मृदा क्या है, जलाक्रांत के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, देखो जलाक्रांत मृदा यानी इंग्लिश में क्या नाम है, वाटर लॉग्ड सॉइल। ठीक है, तो जलाक्रांत मृदा ये होती है कि जो हम लोग जो जैसे देखो इसके बहुत प्रकार होते हैं। जलाक्रांत मीन्स जलमग्न। ठीक है, जो खेतों में होती है वो जल की जमाव हो जाती है, तो वो किस कारण से होती है उसके आधार पे इसके प्रकार को बांटा गया है। ठीक है, जैसे इसमें देखो पहले है समुद्री बाढ़ जलाक्रांत, मीन्स जो समुद्र के पानी जो होते हैं वो अगर जल जो होते हैं वो अगर खेतों में आके जम जाते हैं, मीन्स जो मोटी परत होती है जल की वो बैठ जाती है, तो उसे कहते हैं समुद्री बाढ़ जलाक्रांत, मीन्स ओशियन फ्लड वाटर लॉगिंग। एक होते हैं नदिया बाढ़ जलाक्रांत, मीन्स जो नदी के पानी होते हैं, नदी के जल जो होते हैं वो खेतों में आके परत जमा लेते हैं, मतलब जल जमाव हो जाती है, जलमग्न हो जाती है वो खेत, तो उसे कहते हैं नदिया बाढ़ जलाक्रांत। ठीक है, एक होती है सब सॉइल वाटर लॉगिंग, मतलब अवमृदा जलाक्रांत। वो क्या होती है कि वर्षा ऋतु में जो भौम जल होती है, मतलब वर्षा ऋतु के जो भी जल होते हैं उसका जो है वो खेतों में जम जाना, उसे कहते हैं सब सॉइल वाटर लॉगिंग। एक होती है सीजनल वाटर लॉगिंग, मीन्स मौसमी जलाक्रांत। उसमें क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो बहुत ज्यादा होने लगती है और निचले भाग में गड्ढों में जाके बैठ जाती है। ठीक है, एकत्रित हो जाती है, तो उसे कहते हैं मौसमी जलाक्रांत, मीन्स सीजनल वाटर लॉगिंग। और एक होते हैं चिरस्थाई। ठीक है, एक चिरस्थाई जलाक्रांत, वो क्या होती है, जो गहरा जल होता है, बहुत दिन तक आप जल खेतों में जम ही जाती है, तो वो थोड़ी दलदल बन जाती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं चिरस्थाई, है ना। उसका इंग्लिश नाम क्या है, पेरेनियल वाटर लॉगिंग, मतलब गहरा जल जो होता है, जो दलदल हो जाती है, और इत्यादि में जो वर्षा जल होती है बहुत, तो जो जल जम जाता है वो उससे प्राप्त जो होती है जल जमाव, उसे कहते हैं हम लोग चिरस्थाई जलाक्रांत, मतलब चिरस्थाई जलमग्न। क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखो आगे क्या है कि धान फसल के विभिन्न परिस्थितियों एवं बुआई के समय अनुसार प्रभेदों को लिखे, मीन्स राइट द वेराइटीज ऑफ पैडी क्रॉप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस एंड सोइंग टाइम मीन्स बुआई के समय, ठीक है, उसके अनुसार प्रभेद लिखे। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, ये चार्ट देख लो आप, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। देखो चार्ट देख लो आप, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से डिस्कस करना चाहते हो आप लोग, तो आपको नीचे कमेंट कर देना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ इस पे जो भी फसल होते हैं, फसल की जो परिस्थिति होती है, उसके बुआई के समय उसके प्रभेद को शॉर्ट ट्रिक में, मीन्स शॉर्ट इजी वे में क्विक रिवीजन करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बता दो। 20 से 30 मिनट लगेंगे, आप लोग के सामने प्रकट हो जाएंगे, है ना। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके जितने से जितने आसान हो सके आपको, है ना। वैसे मैं आपको एक लॉजिकल बात बता दूं कि जैसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। 6 क्वेश्चन में बनाना कितना है, 3 बनाना है। और 3 आप अगर आप ये जो फसल की जो है फसल के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मैं वादा करता हूं कि वो आपको तीनों लॉन्ग एक ही में बन जाएंगे, और एक ही शॉर्ट में जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको, अगर आप चाहते हो तो उसमें वो सारे चीज आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको 3 गुने 5 15 नंबर आपके जेब में, ऊपर वाले जेब में रख लेना आप, है ना। तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कहते हो कि हाँ फसल के बारे में मुझे और अच्छे से क्विक रिवीजन चाहिए, क्विक रिवीजन, है ना, मैं वादा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जो लॉन्ग के रहेंगे तो वो तो हो ही जाएंगे, और बाकी ऑब्जेक्टिव जो 2-3 छूटे हुए रहते हैं, जो अधिक ज़्यादा हाई लेवल के रहते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ अलग लेवल पे पढ़ाने वाले हैं, है ना, और कुछ अलग लेवल तक ले जाएंगे, है ना।
ठीक है, क्योंकि आप लोग जुड़े हो तो MBBS डॉक्टर के पास आए हुए हो, है ना। तो चलो, आपको इसके बारे में कुछ बताना नहीं है, बस चार्ट दिया गया है, आप चार्ट पढ़ लो, बस इसमें याद करना है ना, कि सुगंधा किसकी किस्म होते हैं। और लॉजिक से अगर याद करना है, लॉजिक से अगर समझना है, ठीक है, तो वो आपको नीचे कमेंट करना है, मैं आप लोग के लिए बताऊंगा। जो मेरे पेड वाले बैच के होंगे उनको मालूम चल गया हो कि हाँ कैसे होते हैं हम लोग के जो ट्रिक्स टिप्स समझ गए होंगे वो, ठीक है। और बाकी आपको ये जो क्वेश्चन है, फिर चना के प्रभेदों और उनके औसत उपज के साथ लिखें, तो ये भी अधिकतर क्वेश्चन आते हैं इस बार से, मतलब 2-3 सालों से नहीं पूछा है ये, बाय चांस इस बार पूछ दे, क्योंकि पिछले सालों में पूछ चुका है ना, लेकिन पिछले 2 सालों में ये नहीं पूछा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अगर हमसे ये अगर क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं डालते तो आप कहते कि भैया आप ये नहीं डाले, है ना। तो आपको यहाँ भी चार्ट दिया गया है, इसको भी आपको समझना है। काबुली चना, इसका जो एक और बात मैं बता देता हूँ, इसका जो सीड रेट होता है, ठीक है, जितने भी फसल है, जितने भी हॉर्टिकल्चर के जो भी फसल है, अगर उसका सीड रेट जानना चाहते हो, क्विक रिवीजन करना चाहते हो, तो वो भी बोलो। अभी भी बहुत समय है हम लोग के पास, 3 से 4 दिन होंगे ही, ठीक है, एग्रीकल्चर का एग्जाम होने में, तो वहाँ तक हम आपको साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद BCC का प्रिपरेशन यहीं पे होगा, ठीक है, शिवा क्लासेस पे ही होगा। तो आपको यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो, क्योंकि आपको BCC के रिगार्डिंग आपको बहुत कुछ मिलते हैं, है ना। आप लोगों ने बहुत कुछ प्यार, अच्छा सा प्यार दिया है BCC के इंट्रोडक्शन पे, है ना, कि BCC कैसे होता है, क्या होता है, बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो थोड़ा प्यार और बरसाना है, और हम लोग के जो भी सेशन होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव के सेशन होंगे BCC के रिगार्डिंग, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी नोट्स होंगे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, वो सारे का ऑब्जेक्टिव सेशन लगवाया जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी आप लोग के सामने आऊँ तो आपका घंटी बज जाए, है ना, मीन्स बेल आइकन, मीन्स मैसेज आ जाए, आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे देखो आप, इसके आगे ये तो आपसे पूछा ही जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में ही रख लेना है। क्या है क्वेश्चन, कि केला अथवा लीची की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। टॉपिक दिया रहता है, तो इसी प्रकार से मक्का का भी पूछता है, चना का भी पूछता है, बैगन का भी पूछता है, टमाटर का भी पूछता है। तो इस सब के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है ना। और कैसे लिखना है इजी वे में, वो यहाँ आओगे तब ये पता चलेगा, है ना। तो देखो इसमें क्या है कि वानस्पतिक नाम, परिवार, प्रसारण, उन्नत प्रभेद, उपज। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में देख लो, डिस्क्राइब कल्टीवेशन ऑफ बनाना और लीची अंडर फ्लोइंग हेड्स। क्या क्या हेडिंग है, बॉटनिकल नेम, फैमिलीज क्या क्या है, प्रोपगेशन क्या है, इम्प्रूव्ड वैरायटी क्या है, इल्ड क्या है। अब देखो इसमें दोनों अलग अलग आते हैं, केला का भी अलग आते हैं, फिर लीची का भी अलग आते हैं। तो हम लोगों ने साथ में ही लिया है कि ताकि आपको एक ही साथ में सारा चीज़ बता दिया जाए। तो चलिए हम लोग केला के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बनानास के बारे में। 1 मिनट में सेट कर लेता हूँ। अब देखो केला के बारे में बात कर रहे हैं, तो केला का वनस्पतिक नाम क्या होता है, बॉटनिकल नेम मूसा एक्यूमिनेटेकस। अब जो लास्ट में आपको यहाँ पे कोला लगा हुआ है, ये साइंटिस्ट के नाम है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था गेहूं में, जियामेज लिनियस, तो लिनियस है तो वो उस वैज्ञानिक के नाम है ना। तो यहाँ पे मूसा एक्यूमिनेटेकस मिनेटक्स कोला, मीन्स कोला वैज्ञानिक के नाम है। तो इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी आप कॉपी में लिखोगे, तो ये जितने भी बॉटनिकल नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, वो सारे को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो अंडरलाइन अगर हम लोग मतलब कहीं पे आपको देखते हैं, कहीं बुक पे आप देखे होगे, तो वो इटैलिक कर देता है, ठीक है। और हम लोग तो कॉपी पे इटैलिक लिख नहीं सकते, मीन्स टेढ़ा लिख नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग को अंडरलाइन कर लेना होता है। देखो बुआ, अगर MBBS के पास आओगे तो छोटे मोटे नोकों को हम लोग पकड़ते हैं, है ना। तो उसको भी ध्यान रखना है, ताकि आपको जो बाहर में जाओगे, देखो सबसे पहली बात, आप जो इंग्लिश में हिंदी में पढ़ रहे हो, हिंदी वालों से कहना है कि हिंदी में जब मतलब पढ़ोगे तो बाद में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको। क्योंकि आप जब BSc AG में जाओगे, किसी कॉलेज में जाओ आप, है ना, बिहार के भी अदर कॉलेज में जाओ, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बिहार के ही आते हैं उस कॉलेज में, अदर स्टेट से भी आते हैं, अदर कंट्री से भी आते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सिर्फ बिहार का बिहारी लैंग्वेज में नहीं या हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ना है, और छोटी छोटी बातों को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बिहारी तो वैसे भी बदनाम ही है। तो हम लोग कुछ अच्छा सा करें कि वो दाग हमसे हट जाए।
तो मूसा एक्विमिनेटेक्स कोला मीन्स जो इतने भी हम लोग बॉटनिकल नेम लिखेंगे वो सबको कॉपी में अंडरलाइन कर लेना है, ताकि एग्जामिनर भी देखे तो दिल उनका खुश हो जाए कि हाँ बच्चा बहुत जानकार है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेना है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन तो आएंगे ही इससे ना आए, केला का ना पूछे लेकिन मक्का का पूछ सकता है, चना का पूछ सकता है, टमाटर का पूछ सकता है, तो बॉटनिकल नेम तो पूछेगा ही, तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजी में भी कुछ भी पूछे, जैसे होमोसेपियंस, लिनियस, तो वो भी लिनियस क्या हो गए, वैज्ञानिक के नाम, उसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया हो। अब देखो केला का परिवार के बारे में बात करें तो इसका क्या है, म्यूसेसी। क्लियर। फिर केला का प्रसारण मीन्स प्रोपगेशन ऑफ बनाना, केला का प्रसारण अधोभूस्तरी मीन्स सकर्स एवं उत्तक संवर्धन तकनीक मीन्स टिश्यू कल्चर टेक्निक्स से पौधे को विकसित किया जाता है। अधोस्तरी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, एक सॉल्ट शकर और एक होते हैं वाटर शकर। अब देखो जो टिश्यू कल्चर से जो तकनीक से तैयार जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, डिजीज फ्री। ठीक है, चेग मुक्त नहीं मीन्स रोग मुक्त कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, मिसप्रिंटिंग हो गया होगा। क्लियर। डिजीज फ्री मीन्स जो टिश्यू कल्चर से हम लोग तकनीक से जो भी हम लोग पौधा तैयार करते हैं उसमें क्या होता है कि रोग फ्री होता है, मीन्स डिजीज फ्री होता है। क्लियर। उसके बाद देखो केला के उन्नत प्रभेद की बात करें, केला की इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ बनानाज, तो पके फल के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रभेद हैं क्या, ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ, कावेंडिस, फिर रोबस्टा, चिनिया। ठीक है, चिनिया केला, अल्पाइन, जीनाइन इत्यादि हो गए। फिर एक होता है सब्जी के रूप में प्रयुक्त करने वाले, तो उसमें क्या क्या से, मुठिया, ठीक है, नंदन, नंदन कहते हैं इसको, फिर बंधन। तो ये सारे आपको याद में रखने, मतलब ध्यान में रखने कि सब्जी के रूप में कौन सा केला का प्रभेद याद किया जाता, मतलब सब्जी के रूप में कौन सा प्रयुक्त किया जाता है, और फिर मतलब फल के रूप में कौन सा किया जाता है। क्लियर। अब इसके लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है, यानी 5वां नंबर टॉपिक है कि केला का उपज कितना होता है, यानी यील्ड ऑफ बनानाज। तो औसतन कितना होता है, 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्लियर, इतना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है केला के बारे में। अब लीची के बारे में बात करते हैं, तो लीची का बॉटनिकल नेम क्या होता है, लीची चाइनेसिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। लीची का परिवार क्या होता है, स्पेंडेसी। क्लियर। फिर लीची का प्रसारण जो प्रोपगेशन होता है वो कैसे होता है, तो लीची का जो प्रबंधन जो प्रसारण होता है वो बीज और गुटी मीन्स एयर लेयरिंग द्वारा किया जाता है। ये दो प्रकार है। ठीक है, एयर लेयरिंग जो काफी प्रचलित है, बीज द्वारा पौधे मतलब तैयार जो पौधे होते हैं उसमें पैतृक गुण, ठीक है, जो पैतृक गुण होता है उसका अभाव होता है, और फलन जो होता है वो 10 से 15 वर्ष बाद होता है। किसमें, तो बीज के द्वारा तैयार पौधे में। जबकि गुटी से तैयार मीन्स एयर लेयरिंग से जो तैयार होता है उसमें पैतृक जो गुण होता है मीन्स जो अपने पूर्वजों का जो गुण होता है वो काफी ज्यादा अच्छे से मतलब पूर्ण मात्रा में रहती है और शीघ्र फलन होती है। उसमें कितना लगता है, 10 से 15 वर्ष। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो इसको ध्यान रखना है। क्लियर। उसमें क्या होता है, बीज के द्वारा तैयार पौधे में जो पैतृक गुण होता है उसका अभाव रहता है, और फलन क्या होती है, 10 से 15 वर्ष बाद होती है। लेकिन एयर लेयरिंग में मीन्स गुटी में कितना होता है, गुटी तकनीक में क्या होता है कि पैतृक गुण संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से दिया मतलब मिलता है और शीघ्र फलन होता है। क्लियर। उसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो एयर लेयरिंग तैयार करने के लिए मई जून के महीने में स्वस्थ एवं सीधी चुनकर, मतलब सीधी जो डाली होती है उसको चुनकर सिर से 50 सेंटीमीटर नीचे किसी गांठ पे जो होता है वो गांठ पे चिकनी मिट्टी से होती है, उसको डाल के पॉलीथीन बांध के वो किया जाता है। ठीक है, तो वो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो वो आप ध्यान में देख लेना, और नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। शिवा क्लासेज आपको डाउनलोड करना है, फिर स्टडी मटेरियल में आपको वहाँ पे ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे दिए गए हैं जो कि सेशन नहीं लगाया गया इस पर, तो वो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। अब देखो लीची के उन्नत प्रभेद की बात करें तो उसमें कौन कौन से हैं, लीची के इम्प्रूव्ड वैरायटी मीन्स एक तो शाही लीची, बहुत नाम सुने होंगे, चाइना, ठीक है, ये भी है। फिर उसके बाद है हाइब्रिड 235, ठीक है, और फिर सबौर मधु, ये इत्यादि हो गए। फिर इसके उपज की बात करें मीन्स लीची का उपज कितना होता है, तो लीची का उपज होता है वो 70 से 100 किलोग्राम फल प्रति वृक्ष, ठीक है, प्रति वर्ष देता है। ठीक है, मीन्स जो पूर्ण विकसित होते हैं, जो 15 से 20 वर्ष के जो लीची के पौधे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि औसतन 70 से 100 किलोग्राम फल
प्रति वृक्ष देती है प्रति वर्ष। कितने? तो 70 से 100 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो, अब आगे हम लोग बात करते हैं धान की फसल उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में वर्णन कीजिए। धान की खेती के लिए शस्य क्रिया का उल्लेख कीजिए। अब देखो, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आपको सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल में। ठीक है, बस आपको शिवा क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना है। क्लियर? तो ये सारे आपको नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग के पास भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अपने को भी ज़्यादा अभी काम मिल रहा है, तो हम लोग उधर जाना पड़ रहा है, फिर ऐप पे क्लास भी लेनी होती है। तो उसके लिए फिर प्रिपरेशन जो नोट्स होता है उसको फिर बनाना, फिर आप लोग के लिए दूसरे नोट्स भी बनाना, तो वो आप लोग के लिए मिल जाएंगे नोट्स। तो ज़्यादा वीडियोस को लंबा करके, और मैं भी सिर्फ यही बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन दिए गए और जो बस ये है। बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जो आगे के क्वेश्चन नहीं बताए गए उसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दो, या शिवा क्लासेज के चैट सेक्शन, मतलब ऐप को इंस्टॉल करके चैट सेक्शन में आप बता देना कि इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपको तुरंत रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्लास होती है हम लोग की फ्री वाले, जो भी डेमो बैच में जुड़े हुए रहते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप क्लास में जुड़ सकते हो तो जुड़ो, है ना। ठीक है, तो उसके मतलब बाकी आप देख लोगे पूरा, है ना, पूरा ये सारे देख लेना आप। जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ही, आप लोग के लिए ही बनाए गए। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाना, और बैच हम लोग का 14 फरवरी से शुरू होने वाला है। आपके जितने भी छोटे भाई बहन हो तो उनको आप प्लीज़ इसके बारे में बताओ आप कि हाँ, शिवा क्लासेज एक ऐसा चैनल है जो कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है एग्रीकल्चर के बारे में, है ना। और बीसीसी का बहुत अच्छे तैयारी करवाने वाले हम लोग शुरू करने वाले हैं। बीसीसी का ये था कि हमको कुछ अलग लेवल पे ले जाना था, है ना। तो बाकी आप लोग के लिए प्यार चाहिए, आप लोग का ही प्यार चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार हम पे बरसाइए और हम लोग पे दिखाइए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मेहनत कर पाए। अगर सामने से काफ़ी अच्छा सा रिस्पांस मिलता है तो हम लोग बहुत कुछ करने को सोचते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों से ही ये चैनल चल रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें जो इस बार 12th का एग्जाम देने वाले हैं, और जो 12th के बैच में ज्वाइन होने वाले हैं उनके साथ भी ये साझा करें। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से रहिए और माइंड फ्री होके बस एग्जाम दीजिए। ठीक है, और मस्ती में रहिए, और बेस्ट फॉर लक फॉर एग्जाम योर नेक्स्ट फ्यूचर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए शिवा क्लासेज और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।